बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आप फेमिलियर होंगे। पहले अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम टच दिया था थोड़ा सा, एंडोथर्मिक का भी। एक्सो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हीट निकलती है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। जबकि एंडो जो है इसमें जो है ब्रेक डाउन होती है बॉन्ड्स की, तो इसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना हो तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कहते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट लेके फिर ये एंडो होता है और पॉजिटिव होते हैं। तो क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आलमोस्ट ऑलवेज कंपेंड विद आइदर एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट। फिजिकल और केमिकल चेंज है वो किस तरह होता है, वो या तो हीट को एब्जॉर्ब करने से या इवॉल्व करने से होती है। तो केमिकल फिजिकल चेंज हमेशा हीट विच इज़ इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द हीट ऑफ दैट रिएक्शन। मतलब जो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन में, वो हीट ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं इसे। ये लास्ट लेक्चर भी हम लोगों ने देखा था। केमिकल reactions in which heat energy is evolved are called exothermic reactions, while those in which heat energy absorbed are called endothermic reaction। तो जो जहाँ पे हीट निकलती है उसे एक्सो बोलते हैं, इसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उन्हें पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होता है, मतलब इसमें बॉन्ड बन गए, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन वाटर बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो ये जो है डेल एच क्या है, इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी क्या है, -571.6 किलो जूल। ये है 2 मोल्स की, मतलब 2 मोल्स बने। अगर इसके 1 मोल की लेनी है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 1 मोल की निकल आएगी। तो इसी तरह जो बॉन्ड ब्रेक डाउन है, अब ये बना है तो इसकी जो ब्रेक डाउन हुई है तो हमें इतनी एनर्जी दोबारा देनी पड़ेगी इन 2 मोल्स को, तो फिर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक डाउन है तो मतलब ये एंडोथर्मिक है, इसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन है तो एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है तो ये एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव साइन से डिनोट करता है। एनर्जी हमेशा रिलीज होती है यहाँ पे, और जो एंथैल्पी है उनकी डिक्रीज होती है। थर्मिक रिएक्शन में देखें तो जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, तो इसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें जो सिस्टम की एनर्जी है वो बढ़ रही है और जो सराउंडिंग की है जो एनर्जी वो कम हो रही है। सराउंडिंग में क्या रहता है, कंटेनर जो टेम्परेचर है सराउंडिंग से जब सिस्टम में जा रही है हीट, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, जैसे वॉल ऑफ कंटेनर ये भी सराउंडिंग में आ जाता है, तो इसमें इसका जो है टेम्परेचर वो कम हो रहा है। जो एंडोथर्मिक है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है एनर्जी जो हीट है, तो वो इसका जो है टेम्परेचर वो कम हो रहा है सराउंडिंग का, और ये पॉजिटिव साइन से डिनोट है। इसी तरह उल्टा है इसका एक्सोथर्मिक है, इसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। इसमें सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट आ रही है, तो इसमें जो है कंटेनर का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव साइन है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जब हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर ऑफ जो है वॉल ऑफ कंटेनर है इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें तो इसमें जो है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ रही है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब इसमें ये बात कर रहा है कि हीट विच इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट जो है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवॉल्व होती है गोज़ टू द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में चली जाती है, एंड द कंटेनर इन विच सच अ रिएक्शन इज़ बीइंग कैरिड आउट गेट्स हॉट। तो इससे जो है कंटेनर जो रिएक्शन में जो कंटेनर है वो हॉट हो जाता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कन्वर्सली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। तो ये भी बात की है कि जब एंडोथर्मिक में जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाती है, जब सिस्टम की तरफ जाएगी तो जो सराउंडिंग के टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। सराउंडिंग में क्या जाता है कंटेनर, तो डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, मतलब उसका टेम्परेचर कंटेनर का सराउंडिंग में कम हो जाएगा। तो आगे है एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके लिक्विड वाटर बना देते हैं। कितनी एनर्जी है, ये एक्सोथर्मिक है 571.6 किलो जूल।
तो ये 571.6 किलो जॉल ये एक्सोथर्मिक है। ये मतलब हमें प्रोडक्ट में ये पॉजिटिव साइन आ रहा है। वैसे हम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं जब, अगर ऐसे ना लिखें तो डेल एच इज इक्वल टू -571.6 किलो जॉल, मतलब ये नेगेटिव साइन डिनोट करेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हमें प्रोडक्ट में लिख दें तो ये हमें पता चल जाएगा ये एक्सोथर्मिक है। अगर यही वैल्यू यहाँ पे अभी यही जो है इसको रिवर्स कर दें तो इतनी एनर्जी हमें दे के ये इतना तो होना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये क्या होगा यहाँ पे ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। फिर ये एरो यहाँ से उल्ट लगा देंगे, एरो हेड जो है वो फिर इस रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। तो इतनी जो है एनर्जी हमें चाहिए इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। तो ये फिर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी। अभी फिलहाल जो हमें फॉर्मेशन हो रही है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। इफ एनर्जी इज इवॉल्व इज शोन सेपरेटली इट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल एच इज इक्वल टू -571.6 किलो जॉल। अब ये 2 मोल्स के लिए है। अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो ये 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी, और तकरीबन 285 पॉइंट कुछ आती है। तो फिर लिख देंगे किलो जॉल पर मोल, तो ये हमारे पास किलो जॉल पर मोल की वैल्यू आ जाएगी। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड, अगर वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, मतलब इसी को वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दें, तो इतनी एनर्जी फिर हमें देनी पड़ेगी, ये एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक, जिससे वाटर डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। तो जितनी उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में ली है उतनी एनर्जी उससे दे के तो दोबारा उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज हो जाते हैं। आगे इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन सॉलिड कार्बन सॉलिड फॉर्म में बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये एक्सोथर्मिक है। तो +393 किलो जूल है, ठीक है। और ये इसमें एक ही मोल प्रोड्यूस हुआ है तो इसे पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इसे भी कैसे लिखना है, वो डेल एच लिख के इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल लिख दें तो ये भी ठीक हो जाएगा। इट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड 393.5 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी, यहाँ पे पर मोल लिखा नहीं हुआ लेकिन लिख लेंगे तो बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल है। लास्ट वाले में 2 मोल थे तो वो इस वजह से नहीं लिखा था, यहाँ पे एक ही मोल है तो किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, तो यही फिर अब इसको उल्ट करेंगे तो इतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर इसमें कार्बन में ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ 393.5 किलो जूल विल बी एब्जॉर्ब, तो इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी, उल्ट हो जाएगा बैकवर्ड जब डायरेक्शन करेंगे रिएक्शन की। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज, एंथैल्पी चेंज क्या होता है -393.5 किलो जूल पर मोल, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। बोथ द रिएक्शंस मेंशन अबव आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस, तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन लिख देनी है कि ये क्या क्या होता है, इनमें क्या वो साइन लिख देने हैं, फिर इनके 2 एग्जाम्पल लिख देनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग में आ जाए फिर आपने ये सारे डिटेल्स वाइज लिखने हैं। तो लॉन्ग में जो है दोनों एग्जाम्पल देनी है और सारा ये जो पीछे पढ़ाया है कि ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, हीट रिवॉल्व एब्जॉर्ब किस में होती है और इवॉल्व किस में होती है, जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का जो है वो कम किस में होता है ज़्यादा किस में होता है, तो ये सारा अपने डिटेल वाइज लिखने हैं। तो आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो है एग्जांपल्स। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक चेंजेस, तो इसमें जो है ये सारे एंडोथर्मिक चेंजेस अगले 2। अब इसमें देखें हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएं, मतलब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इन दोनों को जब मिलाएं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है गैस की फॉर्म में। तो अब ये जो है ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अगर इसे डेल एच की फॉर्म लिखें तो ये पॉजिटिव साइन में लिखेंगे, अगर सेपरेट लिखेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आ रहा था और यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब अब अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल ये लिख दें डेल एच इज इक्वल टू 53.08 किलो जूल। अब इसके भी 2 मोल हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो इसके 1 मोल का निकल आएगा। तो फिलहाल ये किलो जूल ही है, ये पर मोल नहीं है यहाँ पे। तो इसको मतलब आप इस फॉर्म में रहने दें, आप सिंपल ऐसे लिख दें, ये एनर्जी को ना डेल एच की फॉर्म में लिख दें ऊपर वाले में भी नीचे, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो समझने में। अब ये एंडोथर्मिक है, इसमें पॉजिटिव साइन होगा तो डेल एच इज इक्वल टू 53.08 किलो जूल। तो इसमें भी जो अगली एग्जाम्पल है उसमें भी आप डेल एच लिख के आगे उसकी सैम्पल के साथ लिखते हैं, फिर आपको लिखने में भी आसानी होगी समझने में भी। और इसी तरह जो लास्ट एग्जाम में थे उसमें भी डेल एच लिख के साथ नेगेटिव का साइन लगा के उसकी वैल्यूज़ लिख दें,
तभी आपको समझने में आसानी होगी। इसी तरह हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये जो है हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करती है एंड 53.08 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, मतलब ये टेम्परेचर इसका हाई करना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड्स, तो ये जो है ये एयर में जो है बनने से इसकी क्लाउड्स में लाइटनिंग आ जाती है, जिससे ये लास्ट हमने लेक्चर में देखा था ना कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस की फॉर्म में, तो दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है? 180.6 किलो जॉल। तो इसमें भी 2 मोल के है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल का निकल आएगा, तो उतनी एक नाइट्रिक ऑक्साइड मोल की होगी, 1 मोल की नाइट्रिक ऑक्साइड की। दैन एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन डेल H इज पॉजिटिव 180.6 किलो जॉल। एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तब कहीं जाके ये रिएक्शन होगा। तो अब ये ऐसे लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ पे लिखे डेल H इज इक्वल टू 180.6 किलो जॉल, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। आगे है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब रिएक्शन में हीट एवॉल्व एब्जॉर्ब होते हैं यूज टू सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स कंटेन, मतलब इसके अंदर जो है सेल्फ हीटिंग पैक्स होते हैं या सेल्फ कूलिंग पैक्स होते हैं। हीट एवॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज इन सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स, तो इनके जो है एवॉल्विंग एब्जॉर्ब में सेल्फ हीटिंग या सेल्फ कूलिंग पैक्स होते हैं। दीज पैक्स कंटेन रिएक्टेंट्स, ये पैक्स जो है वो कंटेन रिएक्टेंट्स होते हैं। तो डेट अंडरगोज एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोवाइडिंग ए हाई और लो टेम्परेचर, तो ये फिर हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताते हैं और बताते हैं कि हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे होना है। तो एंडो का तो पता ही है कि हाई टेम्परेचर पे होगा क्योंकि हमें हीट देनी पड़ेगी, और जो एक्सो है ये लो टेम्परेचर पे होंगे क्योंकि हमें इवॉल्व होती है, मतलब हीट उससे मिलती है हमें डेली लाइफ में। हमारी जो है ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। Our present day living conditions depend heavily on availability of energy in the various form, जो हमारी प्रेजेंट जो ज़िंदगी है इसमें हम लोग डिपेंड कर होते हैं एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म पे अवेलेबिलिटी। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन सच रिएक्शन केमिकल चेंज इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिससे हम लोग कुकिंग भी करते हैं और डिफरेंट जो है ये बर्निंग करते हैं और पेट्रोल की उसमें कार में एज अ फ्यूल। तो ये काफ़ी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हम लोग अपनी लाइफ जो है वो आगे मूव ऑन करवा रहे हैं। वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस ऑयल एंड कोल टू कुक फूड फॉर अदर हीटिंग पर्पज़ इन आवर होम्स, तो हम लोग जो है वो गैस ऑयल या कोल इसको जो है हम यूज़ करते हैं फूड कुक करने में, और अदर हीटिंग प्रोसेसेस जो और भी जिससे हम लोग गीज़र वगैरह में यूज़ करते हैं या और भी डिफरेंट प्रोसेस में इंडस्ट्रीज़ में होम्स में भी करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्शन, मतलब जो बर्निंग होती है उसे क्या बोलते हैं? कंबस्शन बोलते हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो जब ये फ्यूल है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में, तो ये हमें हीट की अमाउंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट जो है वर्क करते हैं। फूड सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स, जो फूड है या फैट जिसे हम लोग लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट भी है, ये हमारे बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट टू कीप अस वार्म, जिससे हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म में हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो जो फूड की केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो इसमें जो फैट्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रोटीन्स लिपिड्स, ये फैट्स और लिपिड्स एक ही चीज़ है, तो इसमें जो है वो मेटाबॉलिज्म जब होता है इनमें जब हमारी बॉडी में, तो ये केमिकल एनर्जी जो होती है इनमें फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर स्टेशंस बाय बर्निंग फ्यूल सच एज नेचुरल गैस ऑयल एंड कोल, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का लार्ज पोर्शन है वो हमें प्रोड्यूस करता है पावर स्टेशंस में बाय बर्निंग फ्यूल, मतलब बर्निंग फ्यूल को बर्न करें तो नेचुरल गैस ऑयल और कोल में, जिससे पावर स्टेशन में। तो फिर जो फ्यूल्स होता है नेचुरल गैस ऑयल और कोल होता है, और ये हीट वहाँ से आके फिर हम लोग इस कम्बशन पे फिर एट हाई टेम्परेचर पे ये जो स्टीम प्रोड्यूस करती है, जब ये हाई प्रेशर जो स्टीम है फिर वो टरबाइन को रोटेट करने में यूज़ होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है।
तो इसमें जो लार्ज पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी का हम पावर स्टेशन में हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? बर्निंग फ्यूल से को बर्न करके। नेचुरल गैस जो होता है, फ्यूल में क्या होता है? नेचुरल गैस होता है, ऑयल होता है, कोल होता है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम द कम्बस्टन, जो हीट होती है कम्बस्टन से जो हमें मिलती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसे वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हाई प्रेशर पे। तो ये जो हाई प्रेशर स्टीम होती है फिर टरबाइंस को रोटेट करने में करवाने के काम आती है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी तरह ड्राइविंग और व्हीकल, मतलब जैसे हम कोई कार या मोटरसाइकिल, मोटर बाइक वगैरह को ड्राइव करें, इट्स कम्बस्चन ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो ये पेट्रोल और डीजल को कम्बस्चन करने में हेल्प करती है। डैट गिव्स ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, जो कि इसे एनर्जी देती है और इसे मूव फॉरवर्ड करवाती है। The one example of exothermic reactions people seem to enjoy the most it that of fireworks। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी एक और एग्जाम्पल जैसा फायरवर्क्स में है। अब इसमें जो है साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। पीपल एंजॉय करते हैं फायरवर्क्स में। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन डेट यील्ड हीट, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं और साउंड भी। तो इसमें जो है वो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट मेटल साल्ट अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न। तो जैसे मेटल साल्ट्स हैं, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बर्न करें तो ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट कलर देते हैं जब ये बर्न होते हैं। बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसेस वायलेंटली, मतलब सोडियम मेटल में और वाटर के अंदर जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव या वो धमाके वायलेंटली क्यों होता है? तो इसकी यही वजह है कि ये तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इसमें। तो सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली बनती है और एक हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस है जब ये निकलती है, जब बन के ये ऊपर की तरफ जाती है, तो ये वो मतलब एक्सप्लोसिव शो करती है, वॉलेंटली शो करती है रिएक्शन को। और दूसरा ये है कि हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो इसमें इसकी दो तीन कंडीशन है कि हाईली एक्सोथर्मिक भी है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है और इसमें जो अल्कली है वो भी प्रोड्यूस होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। जो मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट लेके सराउंडिंग से तो ये अपने आप को ये मेल्ट कर रहा है वाटर में, तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी रिवर्स? यस। ये भी हमने पढ़ा है कि जितनी अमाउंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में निकल रही है तो उतनी दे के दोबारा हम लोग बैकवर्ड, जिस तरह वाटर में है वो वाटर का, तो हम लोग बैकवर्ड उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। तो ये देखेंगे जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 571.6 किलो जॉल, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब अब इतनी देंगे तो ये बैकवर्ड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इतनी देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दिस इज वाटर डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैक, जिसकी वजह से वाटर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बैक कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।